हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने लास्ट की क्लास में अकाउंट्स की एक नई यूनिट को स्टार्ट कर दिया पढ़ना, पार्टनरशिप फर्म को। तो स्टूडेंट आज की क्लास में हम उसी यूनिट को फर्दर आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमें ये सीखना है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर में हमें नई अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो पहली बात तो ये है कि इसके अंदर में नया तो बहुत ही कम परसेंट है, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट्स के वो तो वही हैं जो क्लास 11th के ही थे। एनपीयू में भी आपने देखा कि वही जो बेसिक थे वो हमारे बहुत काम आए, और ऐसे ही यहाँ पे भी काम आने वाले हैं। बस स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जब हम क्लास 11th में अकाउंटिंग करा करते थे, जो फाइनल अकाउंट बनाते थे वो हम बनाते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए, यानी कि एक सिंगल व्यापारी जो कि बिजनेस की सारी एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है, सारे डिसीजंस जो लेने हैं वो खुद ही से ही ले रहा है। उसके लिए हमने अकाउंटिंग करना शुरू करा था जब हम क्लास 11th में पढ़ रहे थे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इतना नहीं है। पार्टनरशिप फर्म में अब जो पार्टनर्स हैं वो कई सारे हो सकते हैं। दो या दो से ज़्यादा मिलकर के जो पार्टनर करते हैं वही तो पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। तो ऐसे टाइप के बिजनेस में कई सारे अब ऑनर आ जाएंगे, और सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही ऑनर था। तो सोल प्रोप्राइटर में तो जो भी बिजनेस करके वो प्रॉफिट अर्न करता था वो प्रॉफिट अर्न करके अपने घर पे ले जाता था अकेला ही। लेकिन पार्टनरशिप में क्या ऐसा हो सकता है? पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई अकेला पार्टनर नहीं कह सकता कि ये सारा का सारा प्रॉफिट मेरा ही है। ऐसा कोई पार्टनर कह सकता है? बिल्कुल नहीं कह सकता है, क्योंकि अब उस बिजनेस को रन करने वाले कई सारे ऑनर हैं, कई सारे पार्टनर हैं, और वो प्रॉफिट या लॉस सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा एज पर दी पार्टनरशिप डीड। करेक्ट? तो स्टूडेंट यहाँ पे इतना डिफरेंस है बस, और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं तो जो बेसिक अकाउंटिंग करना हमने सीखा है क्लास 11th में वो तो यहाँ पर भी फॉलो होगी 100%। कुछ ऐसा है ही नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है? एक नया अकाउंट बनाना सीखना है। वो अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे कि नया क्या बनाना सीखेंगे। अब उससे पहले एक क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करा, क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटर का जो बिजनेस था, करेक्ट, उसके लिए हमने जैसे अकाउंटिंग करी थी, सारा हमने जर्नल बनाना सीखा था, हमने लेजर पोस्टिंग करना सीखी थी, हमने फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा था, उसके बाद फिर हमने फाइनल अकाउंट बनाना सीखा था। अच्छा, फाइनल अकाउंट में हम क्या क्या बनाया करते थे? एक बार अगर रिवाइज करें तो फाइनल अकाउंट में हम क्या बनाते थे? फाइनल अकाउंट में हम बनाया करते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे सबसे पहले नंबर हम फाइनल अकाउंट में। यस, ये बनाते थे हम। तो क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए ये बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा? क्या पार्टनरशिप फर्म बिजनेस नहीं है? बिजनेस है। और जब बिजनेस है तो वो भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, अपनी जर्नल, अपने लेजर पोस्टिंग, अपना ट्रायल बैलेंस, ये सारा जो सोल प्रोप्राइटर करा करता था वो पार्टनरशिप फर्म में भी किया जाएगा। इसमें नया क्या है? पार्टनरशिप फर्म भी तो एक बिजनेस ही तो है। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर में भी जैसे सोल प्रोप्राइटर करा करता था जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाना, वैसे ही ये पार्टनरशिप फर्म में भी किया जाएगा सारा काम। तो फिर हमें नया क्या सीखना है? आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। नया हमें इसमें एक अकाउंट बनाना सीखना है, और वो अकाउंट होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का अकाउंट। मतलब क्या? कि जो भी बिजनेस में हमने प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट अब केवल एक किसी पर्सन का नहीं है, वो कई सारे पार्टनर्स का है। वो जो प्रॉफिट होगा उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। यहाँ पे सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाएगा। उसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, अभी मैं बताऊंगा। एक बार पहले हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक के अंदर में TS ग्रेवाल में ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बाकी अब हमें यहाँ पे क्लास 12th के अंदर में ये नहीं बनाना, क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट तो क्लास 11th में पूरा सीख लिया है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, P&L अकाउंट बनाना, अब ये दोबारा थोड़ी सिखाया जाएगा हमें क्लास 12 में। हमें यहाँ नहीं सीखना, अब ये हम पहले ही सीख चुके हैं। बस एक बार रिवाइज कर लें, क्योंकि इसी के बाद हमें एक नया अकाउंट बनाना, कुछ नया काम करना है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में।
तो जरा इसको रिवाइज करें, क्या क्या हम करा करते थे इसमें। हम डेबिट साइड में लिखते थे टू ओपनिंग स्टॉक, यस, यहाँ लिखते थे ओपनिंग स्टॉक जितना होता था। ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी आपने खरीदारी करी है वो लिखते थे आप यहाँ पे टू परचेजेस। जितने भी हमारे डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस होते थे, वेजेस हो गया, वेजेस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो फैक्ट्री के सारे खर्चे होते थे, फैक्ट्री के जितने भी सारे खर्चे हैं वो सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाया करते थे। और यहाँ पे हम लिखते थे बाय सेल्स, जितनी सेल्स करी ड्यूरिंग द, यहाँ रिकॉर्ड करते थे हम। और यहाँ लिखते थे हम क्लोजिंग स्टॉक, अंत में बचा हुआ माल जितना होता था वो यहाँ पर आया करता था। करेक्ट है ना। इतना कर लेने पे हमें क्या मिलता था, यहाँ पर हमें पता चल जाता था यहाँ पर टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते थे। और ये कैरी होके कहाँ पर आता था, पी एंड एल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। वेरी गुड, यहाँ से यहाँ पर आता था, पोस्टिंग ऐसे ही करते थे हम, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ लिखते थे। और फिर पी एंड एल अकाउंट में, ये नीचे जो मैंने बनाया पी एंड एल अकाउंट है, आप जानते ही हो इसको। पी एंड एल अकाउंट में हम सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे लिखते थे जो फैक्ट्री के अलावा हुआ करते थे, यानी कि सेल्स के होते हैं, एडवर्टीजमेंट के होते हैं, पैकेजिंग पर होते हैं, सैलरी पर होते हैं, सैलरी टू स्टाफ होता है। ये सारे जो खर्चे होते थे वो हम जानते हैं सारे के सारे इनडायरेक्ट नेचर के थे। तो यहाँ पर मैं एक वर्ड लिख देता हूँ बस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जितने भी हैं सारे वो यहाँ पर आ जाएंगे। करेक्ट। इतना कर लेने पर हमें क्या मिलता था, हमें यहाँ पे मिल जाता था टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को अगर हम 11th क्लास की बात करें तो सोल प्रोप्राइटर हुआ करता था। इस नेट प्रॉफिट को वो अपनी जेब में रख करके घर पे ले जाया करता था, क्योंकि अकेला व्यापारी है, सारा प्रॉफिट उसी का है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब पार्टनरशिप में कई सारे पार्टनर हैं, उन सभी में इस प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा। समझ रहे हो ना स्टूडेंट। अब हमें यहाँ पर आकर के ये पूरा अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाने वाले हम कक्षा 12 में पहले चैप्टर में पार्टनरशिप के। अब हम क्या बनाएंगे, एक नया अकाउंट बनाएंगे, इस प्रॉफिट को बांट देंगे, इस प्रॉफिट को बांटने का एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसको हम कहते हैं हिंदी में बंटवारे का अकाउंट, और इंग्लिश में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। और इसी का एक वर्ड और है, इसी को कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका पूरा नाम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, बांटना। तो जस्ट अब हमें इस क्लास में केवल एक नया अकाउंट बनाना सीखना, और बहुत ही आसान अकाउंट है। केवल हमें बस अब करना क्या है, प्रॉफिट को सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी को आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कह सकते हो, ठीक है ना, बात एक ही है। डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, हिंदी में आप यहाँ पे लिख लेना बंटवारे का अकाउंट। जो जो बिजनेस ने कमाया है अब वो सभी पार्टनर में बांटा जाएगा। किसी पार्टनर की सैलरी हो सकती है, किसी पार्टनर का इंटरेस्ट हो सकता है, किसी पार्टनर को कमीशन देना हो सकता है, वगैरह वगैरह कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो हम बांटेंगे। तो ये अकाउंट ही हमें बस इसके अंदर में बनाना है पहले चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट हमें यहाँ पर नहीं बनाना है, वो तो हमने कक्षा 11 में ही बनाना सीख लिया था। चलिए अब ये अकाउंट बनाया कैसे जाएगा, अब ये अकाउंट बनाना देख लेते हैं हम। बहुत ही आसान अकाउंट है। जैसे आप बाकी सभी लेजर्स का फॉर्मेट बनाया करते थे वैसे ही इसका भी फॉर्मेट है। वही पर्टिकुलर रुपीज़ ये सबसे पहले लिखेंगे हम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर में करा क्या जाएगा, ध्यान से समझिएगा। इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, इसकी स्टार्टिंग होगी जो अभी हमने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला, हमने अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पी एंड एल अकाउंट बनाया, इसके अंदर में जो हमने ये निकाला यहाँ पर प्रॉफिट निकाला, इस प्रॉफिट को हम सबसे पहले नंबर पोस्ट करेंगे।
बताइए पोस्ट कैसे करते थे? इस प्रॉफिट का ही तो बंटवारा किया जाएगा ना। इस प्रॉफिट को हम कैसे पोस्ट करा करते थे? जैसे अगर ये डेबिट साइड में आ रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये मैंने क्या पोस्ट करा है? नेट प्रॉफिट। क्या पोस्ट करा है मैंने? ये नेट प्रॉफिट। जितना भी नेट प्रॉफिट आया पार्टनरशिप फर्म ने कमाया, वो सारा का सारा प्रॉफिट यहाँ पे लिख दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट। हाँ, हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे ट्रेडिंग एंड पी एंड एल, क्योंकि 11th क्लास में सीख चुके हैं। लेकिन ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट तो पार्टनरशिप फर्म भी बनाएगी, इसके लिए मना थोड़ी है। जर्नल भी करेगा, लेजर भी करेगा, ट्रायल बैलेंस भी बनाएगा, फाइनल अकाउंट भी बनाएगा, सब काम किया जाएगा। हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे क्योंकि हम कक्षा 11 में सीख चुके हैं। हमें नया बस अकाउंट बनाना सीखना है, और वो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बंटवारे का अकाउंट। हमें इस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में बांटना है बस, और ये काम किया जाना प्राथमिकता का काम है। पार्टनरशिप फर्म में ये सबसे प्राथमिकता का काम है फाइनल अकाउंट बनाने के बाद। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कैसे हम बांटेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर तो नेट प्रॉफिट को उठा करके यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये क्रेडिट में ही क्यों आता है। कई स्टूडेंट को डाउट हो सकता है कि डेबिट से ये क्रेडिट में क्यों आया। तो इसके पीछे सिंपल सा रीज़न है, जो बेसिक रीज़न है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा क्रेडिट ही तो बैलेंस है। जितने भी हमारी इनकम होती हैं, जितने भी हमारे रेवेन्यू होते हैं, वो सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस के ही तो होते हैं। इसी वजह से ये क्रेडिट साइड में गया है। और आपको कक्षा 11 में ये भी सिखाया गया है कि हम पोस्टिंग जब करते हैं एक लेजर से दूसरे लेजर में, तो वो कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे अपोजिट करते हैं, ठीक है ना। या यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ पे करते। अच्छा, इन केस लॉस हो, भाई बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी होता है, तो अगर लॉस आ जाता है तो हम पी एंड एल अकाउंट में कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं ना, बाय नेट प्रॉफिट, सॉरी बाय नेट लॉस, बाय नेट लॉस। और इस लॉस को फिर हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? अगर लॉस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, सीधी सी बात। यहाँ पे लिख देंगे टू नेट लॉस, और ये कहाँ से आया है? पी एंड एल अकाउंट से आया है। और ये लॉस के कौन हकदार हैं? कौन बियर करेंगे? कौन बॉर्न करेंगे? पार्टनर बॉर्न करेंगे। भाई जब पार्टनर ने कमाया है बिजनेस में तो पार्टनर बॉर्न करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब हमें कैसे बांटना है, बंटवारा कैसे करना है, जरा उसको समझना ध्यान से। देखिए यहां पर हमें क्वेश्चन, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट है, इसमें उलझाएगा कई बार। और हमें उलझना नहीं है, हमें सुलझना है। कैसे? मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। देखिए यहां पर जो प्रॉफिट मेरा आया है, मेरा प्रॉफिट आया मान लीजिए 1 लाख रुपए का, ठीक है, ये 1 लाख का प्रॉफिट आया। लेकिन ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का है। मतलब हमने अपने बिजनेस में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, और ये डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपये का। तो आप मुझे बताइए जो 1 लाख रुपए का ये नेट प्रॉफिट है, क्या ये करेक्ट है? क्या ये सही नेट प्रॉफिट है? आप कहोगे बिल्कुल भी सही नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज करना पहले जरूरी है। ये 10,000 का डेप्रिसिएशन आप बिना चार्ज करे कैसे नेट प्रॉफिट तक पहुंच गए भाई? नेट प्रॉफिट तो गलत है 1 लाख रुपए का। पहले 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन माइनस तो कर लो, उसी के बाद आपका नेट प्रॉफिट ट्रू आएगा, सही आएगा। तो आप क्या कह रहे हो कि 10,000 को माइनस कर लो, माइनस करने के बाद जो 90,000 आएगा वो हमारा नेट प्रॉफिट है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, 90,000 का हम नेट प्रॉफिट दिखाएंगे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कई बार क्वेश्चन हमें ऐसे उलझाएगा और कहेगा कि जो डेप्रिसिएशन है वो बिजनेस में चार्ज ही नहीं करा गया। तो हम कहेंगे कि नेट प्रॉफिट निकाला कैसे आपने? पहले इसको माइनस करो, माइनस करने के बाद ही नेट प्रॉफिट होगा, और उसी का ही तो बंटवारा किया जाएगा बिटवीन द पार्टनर्स, अमंग द पार्टनर्स। अदरवाइज आप 1 लाख को कैसे बांट सकते हो? ये तो गलत है बिल्कुल। अच्छा, और भी हमें कुछ बातें बोल सकता है, जैसे मान लीजिए सैलरी टू स्टाफ है, सैलरी टू स्टाफ। एक बात बताइए मुझे, स्टाफ को सैलरी देना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। स्टाफ को अगर सैलरी नहीं दी जाएगी तो स्टाफ तो छोड़ करके भाग जाएगा बिजनेस को, कहेगा जी हम नहीं कर रहे, हमारी सैलरी नहीं मिलती यहाँ पर, तो हम आगे कैरी ऑन नहीं करेंगे, आपके बिजनेस में काम नहीं करेंगे।
तो कहने का मतलब क्या है कि स्टाफ को सैलरी दिया जाना कंपलसरी है, एक चार्ज है, दिया जाना बहुत ज़रूरी है। चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, सैलरी देना ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, चाहे हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। बात समझ में आ रही है? तो मान लीजिए सैलरी हमने नहीं दी है, तो आप क्या कहोगे कि नेट प्रॉफिट निकालने से पहले सैलरी दो, क्योंकि नेट प्रॉफिट पर तो आप तभी पहुंच सकते हो जब आपने स्टाफ को सैलरी दे दी हो। करेक्ट है ना? और सैलरी टू स्टाफ कहाँ दी जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में दी जाती है। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज किया जाता है, कहाँ लिखते हैं हम इसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखते हैं। तो स्टूडेंट ऐसे हमें कई सारी ट्रांजैक्शन दे सकता है, क्वेश्चन उलझाने की कोशिश करेगा, कह देगा कि ये नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज करने से पहले का है, या स्टाफ को सैलरी देने से पहले का है, या रेंट देने से पहले का है, या कुछ भी देने से पहले का है। तो समझना यहाँ पे ज़रूरी है कि जो भी कंपलसरी पेमेंट है, जो भी हमारे ऐसे खर्चे हैं जो हमें दिए जाना ज़रूरी है, उसके बगैर हम रन नहीं कर सकते अपना बिजनेस। समझ रहे हो बात को? वो हम पहले माइनस करेंगे और उसी के बाद सही नेट प्रॉफिट तक पहुंचेंगे, तब हम जाके सही नेट प्रॉफिट यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अदरवाइज कैसे करेंगे, समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स ये। उसके बाद ही हम बंटवारा करेंगे। एक पॉइंट और समझना आगे का, दूसरा पॉइंट। मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सैलरी दी जानी है, सैलरी टू पार्टनर। कॉन्सेप्ट को समझना, मैं यहाँ पे बस कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, उसके बाद आपको ये अकाउंट बनाना बताऊंगा, ठीक है ना? सैलरी टू पार्टनर, मान लीजिए 10,000 रुपये महीना है इसकी ये जो सैलरी है ये। तो एक बात बताइए, अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में लॉस हो जाता है इस साल, तो क्या पार्टनर को सैलरी दिया जाना जरूरी है? सोच करके देखिए जरा, क्या लॉजिक बनेगा। क्या पार्टनर जबरदस्ती करेंगे स्टाफ की तरह? नहीं जी, हम तो छोड़ करके भाग जाएंगे, इस बिजनेस को हम नहीं करेंगे जब तक हमारी सैलरी ना दी जाए। अरे भाई, पार्टनर हैं, पार्टनर तो बिजनेस के ऑनर हैं, और ऑनर क्या ऐसे जोर जबरदस्ती करेंगे क्या? पार्टनर ही तो बिजनेस को चला रहे हैं, पार्टनर का ही तो बिजनेस है, ऑनर ही पार्टनर है, तो पार्टनर ऐसे जोर जबरदस्ती तो करेंगे नहीं। स्टाफ लेकिन करेगा। स्टाफ को दिया जाना जरूरी नहीं, तो स्टाफ तो छोड़ करके भाग जाएगा, लेकिन पार्टनर ऐसा नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि पार्टनर की जो सैलरी है वो दिया जाना तभी जरूरी है जब हमारे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे। जब पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट है तब पार्टनर को सैलरी मिल जाएगी, ये कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। लेकिन स्टाफ को सैलरी दिया जाना जरूरी है, चाहे हमारे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, चाहे लॉस हो, क्योंकि ये तो भाग जाएंगे छोड़ करके। समझ रहे हो ना बात को? डेप्रिसिएशन दिया जाना जरूरी है, चार्ज करना जरूरी है, क्योंकि ये लगता रहेगा, इसको रोक नहीं सकते हम। रेंट देना, अगर हमारी फैक्ट्री रेंट पर है 10,000 रुपये महीना, तो रेंट देना कंपलसरी है, नहीं तो लैंडलॉर्ड हमें बाहर निकाल देगा, करते रहना व्यापार बैठ करके। तो रेंट देना एक कंपलसरी बर्डन है। तो बात समझ में आ रही है? अच्छा, किसी पार्टनर को मान लो कमीशन देना है, तो ये भी थोड़ा इंतजार कर लेगा, क्या दिक्कत है? ऑनर है भाई, पार्टनर का ही बिजनेस है। तो यहाँ पे हमें दो बात समझ में आ रही है। क्या बात दो समझ में आ रही है? दो बात ये निकल के आई कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कंपलसरी होते हैं, इनको हम कहते हैं चार्ज। इनको क्या कहते हैं हम? चार्ज। और स्टूडेंट कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपलसरी नहीं होते हैं। जब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे तब हम उनको एप्रोप्रिएट करेंगे, यानी बंटवारा करेंगे उनका। और वो सारे खर्चे कौन से होते हैं? वो तो बंटवारा है प्रॉफिट का, वो पार्टनर को दिया जाएगा। पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो सकता है, पार्टनर की सैलरी हो सकती है, पार्टनर का कमीशन हो सकता है। तो कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जिनको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इनको? एप्रोप्रिएशन, यानी बंटवारा करने वाले खर्चे हैं ये। और ये सारे खर्चे किसके होंगे? ये सारे होंगे पार्टनर्स के, ओनली पार्टनर्स के। ठीक है ना? यहाँ पर तो फैक्ट्री के खर्चे आ जाएंगे, डायरेक्ट हो गए, इनडायरेक्ट हो गए, रेंट हो गया, सैलरी टू स्टाफ हो गया, ठीक है, और भी मैनेजर का कमीशन हो गया, ये सारा। और एप्रोप्रिएशन में केवल ऑनर की बात की जाती है कि ऑनर को क्या क्या दिया जाना है। पार्टनर को सैलरी दी जानी है, कमीशन दिया जाना है,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाना है। तो एप्रोप्रिएशन मतलब केवल जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, बस बात इतनी सी है। एप्रोप्रिएशन मतलब जो पार्टनर को दिया जाना है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है, उसको हम एप्रोप्रिएशन कहते हैं बस। उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे चार्ज होते हैं। तो आपको एक बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो पी एंड एल अकाउंट हमने ऊपर बनाया है, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट, इसमें जितने भी हमने सारे खर्चे लिखे हैं, ये वाले जो सारे खर्चे हैं, ये वाले देखो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले, ये सारे जो खर्चे हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे चार्ज। पूरा नाम होता है इसका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी प्रॉफिट तभी आएगा जब हम इनको पे कर देंगे, जब हम इनको चार्ज कर लेंगे तभी हम इस प्रॉफिट तक पहुंच पाएंगे, ट्रू नेट प्रॉफिट तक। करेक्ट? तो इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। और अभी हमने जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, इसमें जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बिटवीन दी पार्टनर, उन सबको हम क्या कहते हैं? उन सबको कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो स्टूडेंट्स दो टर्म्स हमने समझी बहुत बारीकी से कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो नट शेल में अगर मैं बात करूं लास्टली, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि जो कंपलसरी खर्चे हैं जिनके बगैर हम नेट प्रॉफिट तक ट्रू नहीं पहुंच सकते हैं, और जब हमारा ट्रू नेट प्रॉफिट आ जाएगा तो पार्टनर्स के बीच में जो जो बंटवारा किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, किसी पार्टनर का कमीशन मिलेगा, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, हम रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करेंगे। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शन है ये हमारी कहलाती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का बंटवारा करना। तो स्टूडेंट्स ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हमने इनको ध्यान से समझ लिया तो हमें फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बहुत ही आसानी से बनाना आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें, बात क्लियर है इतनी? चलिए अब हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक बार यहाँ पे नमूना देख लेते हैं, सैंपल देख लेते हैं फटाफट से। इतनी बातें तो हमें सारी क्लियर हो ही गई हैं। तो इसका जरा सैंपल देखिएगा, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन लिया है, वो क्वेश्चन भी करके देखेंगे अभी हम, ठीक है ना? एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम। पहले नंबर इसका जरा सैंपल देख लेते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ यहीं से, आप इसको बाद में फिर, और अपने रजिस्टर में ये जो मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं यहाँ पर, इन सबको आप रजिस्टर में नोट कर लेना अपने पास में, ठीक है ना? सारे कॉन्सेप्ट को अपने रजिस्टर में अच्छे ढंग से नोट कर लेना बढ़िया से, जितने भी बोले गए हैं, जितने भी मैंने यहाँ पे सारी खिचड़ी पकाई है आपके सामने, ये सारे नोट कर लेना बढ़िया से। चलिए स्टूडेंट्स, अब जरा इस अकाउंट का एक बार आप नमूना देख लो, सैंपल देख लो कि ये अकाउंट बनाया कैसे जाएगा। सारा डिस्कशन तो हमने कर ही लिया है ओवरऑल। देखिए जी, सबसे पहले हमने देखा कि जो भी ट्रू नेट प्रॉफिट होगा, कौन सा? ट्रू नेट प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये कहाँ से ट्रांसफर होगा? पी एंड एल अकाउंट से होगा। ये आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। जितना भी होगा हमें क्वेश्चन बताएगा, और क्वेश्चन हमें उलझाएगा भी, ध्यान रखना स्टूडेंट। अभी मैंने आपसे बात करी थी ना कि क्वेश्चन हमें उलझाएगा भी, उलझना नहीं है, सुलझना है। नेट प्रॉफिट में हमें बोलेगा कि सैलरी नहीं दी है, ठीक है ना, स्टाफ की सैलरी नहीं दी है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा है, ऐसे ऐसे बोलेगा हमें। तो हमें समझ जाना है कि पहले हम उसको माइनस करेंगे और उसी के बाद यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे, सही नेट प्रॉफिट का ही बंटवारा किया जाएगा। ओके, चलिए अब जिस पार्टनर को जो देना है वो हम यहाँ पे ही तो देंगे। जरा ध्यान से समझना कि जो नेट प्रॉफिट होगा वो तो क्रेडिट बैलेंस का है, वो तो हमने यहाँ लिख ही दिया है। अब नेट प्रॉफिट का बंटवारा किया जाएगा, सभी पार्टनर में बांटा जाएगा। तो बांटने के लिए हम इसकी अपोजिट साइड में तो रिकॉर्डिंग करेंगे। क्या लिखेंगे हम? किसी पार्टनर का इंटरेस्ट मिलेगा, किसी पार्टनर की सैलरी मिलेगी। तो देखो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भाई जितने भी पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में, उन सबको मिल जाएगा जिस जिसको मिलना है। मान लो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, जितने भी हो सकते हैं, सभी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उनकी कैपिटल के ऊपर आप निकालोगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कौन बताएगा? हमें क्वेश्चन बताएगा, हमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है।
और क्वेश्चन क्या बताएगा, अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, मान लो हम किसी पार्टनरशिप फर्म के लिए P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं, तो बताओ हम पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर हैं उनसे उनकी डीड को मांगेंगे ना, कहेंगे कि हमें बताइए कि आपने पार्टनरशिप डीड में क्या क्या तय करा है, हमें पार्टनरशिप डीड की कॉपी दे दीजिए। क्या बोलेंगे हम, हमें पार्टनरशिप डीड की एक कॉपी दे दीजिए, उसमें आपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन को लिख रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम बंटवारा कर देंगे। सीधी सी बात है भाई, पार्टनरशिप डीड की कॉपी मांगेंगे हम, कहेंगे अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड में तय है, चलो जी दे दिया जाए। अच्छा किसी पार्टनर की सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर, चलिए जी सैलरी टू पार्टनर दे दी जाएगी, जिसकी भी होगी डीड में मेंशन हो गई, हम डीड को तो पहले समझ ही चुके हैं लास्ट क्लास में। अच्छा किसी पार्टनर का कमीशन होगा, कमीशन दे दिया जाएगा। ओके, अच्छा ये सारी चीजें देने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। यस, अगर नेट प्रॉफिट इन सबको देने के बाद भी कुछ बच रहा है तो हम क्या सोचेंगे कि हम कुछ बचत कर लेते हैं, और उस बचत को हम क्यों करें, ताकि फ्यूचर में हमारे काम आएगी। उसको अकाउंट्स में हम क्या कहते हैं, रिजर्व कहते हैं ना, जनरल रिजर्व। तो हम कुछ पैसा नेट प्रॉफिट का कहाँ पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन हमें बता देगा, पार्टनरशिप डीड में हमें पता लग जाएगा कि अगर पार्टनर ने आपस में तय कर रखा है कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे तो हम रिजर्व भी मेंटेन करके चलेंगे, तो जितना भी परसेंटेज रिजर्व मेंटेन किया जाएगा उतना हम रिजर्व में अमाउंट को डाल देंगे। सिंपल है बिल्कुल, चलिए जी रिजर्व में भी डाल देंगे। अच्छा ड्यूरिंग द ईयर अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है तो उस ड्राइंग्स पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। जरा समझिएगा कि जो ये इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे लग रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, जरा आप क्वेश्चन का आंसर करिएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है, मतलब किसके लिए खर्चा है और किसके लिए इनकम है, फर्म के लिए क्या है और पार्टनर के लिए क्या है। देखिए पार्टनर ने बिजनेस से पैसा निकाला है तो अब उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द फर्म, तो पार्टनर के लिए तो खर्चा हुआ ना, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और फर्म के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई या रेवेन्यू हो गया। करेक्ट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर के लिए खर्चा है, सीधी सी बात, और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है क्योंकि उसको ये मिलना है। हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं स्टूडेंट्स, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम पहले ही समझ चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि फर्म और जो पार्टनर है वो दोनों अलग हैं, और अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से की जाती है, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए जब फर्म के लिए ये इनकम है तो इनकम को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, आप कहोगे क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में हम इसको रिकॉर्ड कर देते हैं, इसको हम कहाँ रिकॉर्ड कर देते हैं, क्रेडिट साइड में। चलिए जी यहाँ पे लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। रीजन समझ में आ गया कि ये क्यों क्रेडिट साइड में आया है। अब एक्स के ऊपर हो सकता है, वाई के ऊपर हो सकता है, जेड के ऊपर हो सकता है, जिसने ड्राइंग करी है, और पार्टनरशिप डीड में जितना भी रेट मेंशन है कि ड्राइंग्स के ऊपर इतना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो हम उतना इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उतना इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे। अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का डिटेल में जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहाँ भी डिस्कशन करूँगा, लेकिन क्योंकि आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बता दूँ, और ये इंपॉर्टेंट बात है। हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया होगा या जो हम कैलकुलेट करेंगे, जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो 6/12 लेकर के करना। जब हमें क्वेश्चन में कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं करा होगा कि पार्टनर कब कब ड्राइंग कर रहा है, यानी कब कब पैसा निकाल रहा है, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये हमें बता नहीं रखा क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं एवरेज बेसिस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर लेते हैं। और एवरेज का मतलब होता है पूरे साल में 12 महीने, 12 में से 6 महीने, तो इसलिए स्टूडेंट हम 6/12 करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करेंगे जब हमें क्वेश्चन में टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया होगा। ठीक है ना, मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको बताऊंगा।
लेकिन एक बात मैंने आपको ये बता दी है, आप इसको ध्यान रखना, जब आप होमवर्क के क्वेश्चन करोगे तब आप करना। और इसके पीछे और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रीज़न है, आगे जब हम क्लासेस करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में, तो ये कॉन्सेप्ट आएगा पूरा डिटेल में, वहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट हमने क्या समझ लिया, ये हमने सीख लिया कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तो पार्टनरशिप फर्म में बनाया ही जाएगा, लेकिन उसके जस्ट बाद हम उस प्रॉफिट का या लॉस का बंटवारा करेंगे अमंग द पार्टनर्स, और बंटवारा करने के लिए ही हमें एक नया अकाउंट बनाना सीखना है। इस यहाँ पर जो हमने अभी डिस्कशन करा उसको कहा गया है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई क्लियर। इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पे बैलेंस देखेंगे, और बैलेंस अगर हमारा क्रेडिट वाला बैलेंस अभी भी ज़्यादा बच रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट बच रहा है। और ये प्रॉफिट किसका, क्या स्टाफ का प्रॉफिट है? नहीं, ये तो प्रॉफिट ऑनर का प्रॉफिट है। और ऑनर कौन है पार्टनरशिप फर्म में? ऑनर है पार्टनर्स। तो ये अगर प्रॉफिट, ये सारा कुछ देने के बाद अगर हमारा प्रॉफिट अभी भी बच रहा है तो वो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा? वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी ओल्ड रेशो में, जो भी रेशो पार्टनरशिप डीड में तय कर रखा है, 3:2 कर रखा है या इक्वली कर रखा है तो इक्वली बांट देंगे, ठीक है ना। तो कैसे बांटोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, देखिए जरा। इतना सब कर लेने के बाद भी अगर हमारे पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट बच रहा है तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम यहाँ पर एक चीज लिखते हैं, और वो है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में बचा हुआ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उनकी एग्रीड रेशो में। यानी पार्टनरशिप डीड में जो तय करा है ना इन्होंने रेशो, इक्वली करा हो सकता है, 3:2 करा हो सकता है, उस रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। XYZ जो भी है जिसके अकॉर्डिंग वो जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये जो स्टूडेंट प्रॉफिट बच रहा है ना यहाँ पर, इसको एक नाम से पुकारा जाता है, इसका एक नाम है, और ये नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। आपको ये क्वेश्चनों में देखने को मिलेगा, इसको कहा जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। इसको क्या कहा जाता है? डिविजिबल प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब है कि प्रॉफिट में से सब कुछ बांटने के बाद, यानी सैलरी देने के बाद, कमीशन देने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, रिजर्व में ट्रांसफर करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बच गया है उसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। यानी ये बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इसको कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ओके है, तो ये आप टर्म्स ध्यान रखना। डिविजिबल प्रॉफिट वो नहीं है जो हमने ऊपर नेट प्रॉफिट लिखा है, मैं हाईलाइट कर देता हूं और इसको देखना ध्यान से, फिर से देखना ध्यान से। ये जो मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूं ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, इसको तो नेट प्रॉफिट ही कहेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? इसमें से सब कुछ देने के बाद जो बच गया, यानी ये वाला, उसको हम डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा मैं स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना आप। ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट सारी कहानी P&L एप्रोप्रिएशन की और बेसिक कहानी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसका एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन से हमें जितना भी हमने कॉन्सेप्ट समझा है, क्वेश्चन से बातें हमें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी कि करना कैसे है हमें। अभी हमने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बातों को समझ लिया है, अब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे तो बातें समझ में आएंगी कि करना कैसे है। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपको इसमें स्टार्टिंग से ही नई चीज़ें देखने को मिलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, असीम एंड निहार स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन को ध्यान से बड़े अच्छे ढंग से समझना, पढ़ना है इसको, ठीक है। और आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अभी जो हमने ऊपर का कॉन्सेप्ट समझा है
P&L एप्रोप्रिएशन में वही सारी ट्रांजैक्शन जाएंगी जो पार्टनर से रिलेटेड हैं, करेक्ट, जो पार्टनर को देना है केवल वही जाएगा। अभी हमने समझा ना एप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो चलिए, तो असीम और निहार एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 अप्रैल 2020 को, और कैपिटल है इनकी 3 लाख रुपए है असीम की, और निहार ने लगाए हुए 2 लाख रुपए। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, देखिए पार्टनरशिप डीड हमें मिली है और ये बता रहे हैं कि निहार इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। अच्छा, निहार को 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी, उसको मिलेगी सैलरी। असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। अच्छा, असीम को 10% का कमीशन भी मिलेगा प्रॉफिट पर, लेकिन उस प्रॉफिट पर जो सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट होगा, ध्यान से समझना इसको, निहार को सैलरी देने के बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर कमीशन हमें कैलकुलेट करना है 10%, और असीम को दिया जाएगा। ओके, अब असीम तो देखो पार्टनर ही है ना, तो पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है वो एप्रोप्रिएशन ही है, ठीक है ना, वो एप्रोप्रिएशन ही है। चलिए, एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट द रेट 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर इज ₹3:2, सॉरी इज 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दिया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया है, कितना होगा 6% निकालना है पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर में। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए, असीम हैड गिवन लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। असीम ने फर्म को लोन दिया है, लिखा ना टू द फर्म, गिवन टू द फर्म मतलब फर्म को 1 लाख रुपए का लोन दिया है 1 अप्रैल 2020 को। लोन पार्टनर कब देता है बताइए, एक तो असीम ने कैपिटल लगाई है 3 लाख रुपए की, और ऊपर से लोन भी दे रहा है। होता है ना ऐसा कि एक्स्ट्रा पैसे की भी जरूरत पड़ जाती है बिजनेस के अंदर में, तो असीम ने वही काम करा है। असीम ने फर्म को एक्स्ट्रा पैसा दिया है, जरूरत है पैसे की, बिजनेस में पैसे की जरूरत तो रहती है, तो 1 लाख रुपए और एक्स्ट्रा लोन के रूप में दे दिया है। जब भी कोई पार्टनर लोन देगा तो हमें पता है कि पार्टनरशिप डीड में जितना भी इंटरेस्ट रेट तय किया जाएगा कि पार्टनर को इतना मिलना चाहिए तो उतना मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट आपको ध्यान होगा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में समझे थे, और उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट मिलता है 6% पर एनम। वेरी गुड, 6% पर एनम, याद है ना। चलिए आगे बढ़े, इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज एग्रीड टू बी अलाउड एट द रेट 8%। लीजिए, यहाँ पार्टनरशिप डीड बनाई रखी है, पहली क्वेश्चन में बता दिया था, और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना एग्रीड करा गया है, असीम को कितना मिलेगा 8% पर एनम मिलेगा। तो अब हम 6% पर नहीं जाएंगे क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तय किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, निहार वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज 11,000 रुपये। ध्यान से पढ़िएगा स्टूडेंट, लाइन को आराम से पढ़िएगा ध्यान से। निहार वॉज गिवन लोन ऑफ ₹2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज चार्ज। एक बात बताइए, 2 लाख रुपए पे इंटरेस्ट से चार्ज क्यों किया जा रहा है इसके ऊपर? इसने लोन लिया होगा तभी चार्ज किया जा रहा है, सीधी सी बात है। तो निहार ने फर्म से लोन लिया है, यहाँ पर निहार ने फर्म से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 11,000 रुपये का। ठीक है, दोनों लाइनों में डिफरेंस है, असीम में और निहार में। ओके, मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹3 लाख। मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा 3,000 रुपये का। बताइए क्या ये एप्रोप्रिएशन होना चाहिए या फिर चार्ज होना चाहिए? जो मैनेजर को कमीशन देंगे 3,000 रुपये, क्या ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होना चाहिए? आप कहोगे ये चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर है, मैनेजर कोई पार्टनर नहीं होता है, मैनेजर का ओहदा अलग होता है ना। तो मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा 3,000 रुपये का, वो एक कंपल्सरी बर्डन है, वो दिया ही जाएगा, चाहे हमारी फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, उसको 3,000 रुपये मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बात समझ में आ गई, इसीलिए 3,000 रुपये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलिए, अच्छा, ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाना भी कंपल्सरी है, तो वो भी क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो वो चार्ज है तो ध्यान रखना, अभी मैंने डिस्कशन करा था आपसे। प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दीज एडजस्टमेंट वॉज ₹2.5 लाख। क्या कह रहा है क्वेश्चन
फर्म का जो प्रॉफिट है इन एडजस्टमेंट से पहले, ध्यान से देखना, इन एडजस्टमेंट से पहले का जो प्रॉफिट है वो है 2.5 लाख रुपए। यानी कि अभी किसी को सैलरी नहीं दी है, अभी किसी को कमीशन नहीं दिया है, अभी इंटरेस्ट और लोन भी नहीं दिया है, चार्ज नहीं करा है, कमीशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, उससे पहले का प्रॉफिट हमें बता रहा है 2.5 लाख रुपए। तो बताइए क्या 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट का बंटवारा करना शुरू कर दें? क्या ये 2.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है ये ट्रू प्रॉफिट है? क्या ये सही प्रॉफिट है? आप कहोगे ये सही प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन अभी हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, जो कंपलसरी एक्सपेंसेस हैं। और वो कौन से हैं? एक है इंटरेस्ट ऑन लोन जो दिया जाना कंपलसरी है, एक है निहार से जो इंटरेस्ट मिलना है वो भी कंपलसरी, फर्म को मिलेगा ही मिलेगा वो, और एक है मैनेजर का कमीशन 3,000 रुपये का, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो 3 चीज़ें ऐसी निकल के आ रही हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो दी जानी जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना। देखिए आप सबसे पहले नंबर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। आप अपने रजिस्टर में बनाइए, वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद एक एक करके ट्रांजैक्शन को समझ के फिर साथ के साथ में इसको करते चले जाना। चलिए जी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपना प्रॉफिट, लेकिन वो प्रॉफिट पहले सही निकालेंगे। यस, तो पहले तो आप फॉर्मेट बनाइए। देखिए मैंने फॉर्मेट बना रखा है ऑलरेडी। चलिए इस फॉर्मेट में सबसे पहली ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये किस वजह से लिखा है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन नेट प्रॉफिट अभी हमें सही निकालना पड़ेगा। इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना लेते हैं, ठीक है? या बना ही लो, चलो वैसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्किंग नोट में आपको क्लियरिटी भी मिल जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या आना है, कैसे निकाला जाएगा। अदरवाइज मैं दिखाने को यहाँ भी दिखा सकता हूँ, लेकिन आप बना लीजिए, वो बेटर रहेगा। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट प्रॉफिट, करेक्ट नेट प्रॉफिट। सबसे पहले तो जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। कितना गिवन था क्वेश्चन में? 2.5 लाख रुपए का था ना। अब इसमें से जो भी चार्ज हैं यानी कंपलसरी जो बर्डन है उनको तो माइनस करोगे, आप हटाओगे इनको। देखो क्या क्या है। सबसे पहला इसमें देखो क्या है, ये देखिए असीम ने जो लोन दिया है 1 लाख रुपए का, इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाएगा इसको 8%। फर्म के लिए ये कंपलसरी बर्डन है। 8% कितना निकल के आएगा? 8,000 रुपये निकल के आएगा। तो पहले नंबर तो आप इस 8,000 रुपये को यहाँ से माइनस कर देंगे, करेक्ट? तो माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू असीम, जो असीम को दिया जाएगा, करेक्ट? ये निकल के आया हमारा 8,000। कैसे निकाला? 1 लाख के ऊपर हमने 8% का इंटरेस्ट तय करा हुआ है, वो हम दे देंगे। इसके बाद और क्या कंपलसरी है? ये जो निहार से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 11,000 रुपये जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये 11,000 रुपये, ये फर्म के लिए तो इनकम हो गई ना, क्योंकि फर्म ने निहार को लोन दिया था तो इनकम है ये फर्म के लिए, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट? तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट मिलेगा उसको, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम निहार, कितना मिलेगा? 11,000 रुपये। चलिए और क्या है कंपलसरी? और एक चीज़ और है, मैनेजर का कमीशन है 3,000 रुपये। तो मैनेजर को कमीशन दिया जाना कंपलसरी है? यस बिल्कुल है। तो ये भी चार्ज है, इसको भी माइनस कर दोगे। ये कोई पार्टनर का तो है नहीं जो एप्रोप्रिएशन में डालेंगे। तो मैनेजर का कमीशन कितना? मैनेजर का कमीशन है 3,000 रुपये, इसको माइनस कर देंगे। अब देखिए कितना आ रहा है, माइनस का 11,000 और प्लस का 11,000, वही अमाउंट आ जाएगा 2.5 लाख रुपये। ये 2.5 लाख रुपये का हमारा नेट प्रॉफिट है। नेट प्रॉफिट कौन सा? जो करेक्ट है। समझ में आ गई बात स्टूडेंट? ये तो सबसे पहली बात तो यही है। तो 2.5 लाख रुपये को अब हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 में हमने रेफर कर दिया 2.5 लाख रुपये आया है हमारा करेक्ट नेट प्रॉफिट।
चलिए अब जो पार्टनर को दिया जाना है वो देते चले जाएंगे। देखिए ऊपर आएंगे, सबसे पहले क्या दिया जाना है, निहार की सबसे पहले नंबर सैलरी है 5,000 रुपये पर मंथ, यानी 60,000 रुपये हो गई पूरी साल की। तो निहार की सैलरी लिखोगे यहाँ पे, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर को इंडिविजुअली जो भी कुछ मिलेगा वो उसके कैपिटल वाले खाते में चला जाएगा। कैपिटल अकाउंट उस पार्टनर का एक अपना अकाउंट होता है, ये हम आगे बनाना सीखेंगे पूरा डिटेल में। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसके लिए भी आप लिख रहे हो उसका कैपिटल अकाउंट में डालोगे, करेक्ट। यहाँ पे आप लिख दो कि इसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, 5,000 रुपये महीना है, 5,000 इंटू 12 कर देंगे तो 60,000 रुपये निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए आगे और क्या दिया जाना है। इसके बाद आगे जो मिलेगा वो है, देखिए असीम को कमीशन मिलना है 10% उस प्रॉफिट पर जो निहार की सैलरी देने के बाद का प्रॉफिट है। जरा यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे छोटी सी। प्रॉफिट हमारा निकल के आया करेक्ट 2.5 लाख का। अगर हम निहार की सैलरी दे देते हैं तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 60,000 की सैलरी देनी है ना निहार को, तो प्रॉफिट हमारा बचेगा इसको देने के बाद 1,90,000 रुपये, करेक्ट। इस 1,90,000 रुपये के ऊपर असीम को 10% कमीशन मिलेगा। तो 10% कमीशन कितना बनता है, 10% कमीशन निकाले तो कितना बनेगा, 19,000 बनेगा ना। 1,90,000 का 10% कितना हुआ, 19,000। चलिए तो 19,000 रुपये का कमीशन इस निहार को दे देते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप टू निहार्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे लिख दो ये इसका कमीशन है। ये कमीशन हमने निकाला और ये निकल के आया हमारा 19,000 रुपये। आप इसको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और क्या दिया जाना है पार्टनर को, इसके बाद और पार्टनर को मिलेगा, देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 6% पर एनम। 6% निकालिए जरा। असीम की कैपिटल है 3 लाख, तो 3 लाख के ऊपर 6% निकालोगे तो कितना आएगा, 18,000। और 2 लाख रुपए की कैपिटल है निहार की, इसके ऊपर 6% कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 12,000 रुपये। तो दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। यहाँ पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, अच्छा असीम और निहार, असीम का और निहार का, असीम का आया 18,000 और निहार का आया है 12,000 रुपये, ठीक है, टोटल हो गया है 30,000 रुपये। इसके बाद और क्या दिया जाना है क्वेश्चन में, अगर हम आगे पढ़े तो आगे तो सारे चार्ज थे जो कि हमने चार्ज कर ही लिए। तो हो गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। आप देखेंगे तो क्वेश्चन हमसे ये डिमांड कर रहा था, जर्नल एंट्रीज पास करनी है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बंटवारे की एंट्रीज भी पास करनी है, और साथ ही साथ हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कह रहा था। द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन अकाउंट ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, ये तो हमें पता है, ये हर साल यहीं पर ही क्लोज किया जाता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया है। अब जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगे वो भी देख लेंगे। पहले इसको क्लोज करते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन को पहले क्लोज करिए। इसमें क्या बच रहा है आगे, चलिए जी इसका टोटल लगाएंगे। टोटल देखिए क्रेडिट साइड का 2.5 लाख आ रहा है और यही सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है साफ साफ, तो टोटल लिख देंगे 2.5 लाख रुपए। और जो बैलेंस है देखो, ये डेबिट साइड में क्या क्या बंटवारा कर दिया, इतना सारा देने के बाद जरा देखना कितना बच रहा है। 2.5 लाख में हमने 60,000 दे दिया है, 19,000 रुपये दे दिए हैं, 30,000 रुपये का बंटवारा कर दिया है, तो ये बच रहा है 1,41,000, 1,41,000। ये इसको हम क्या कहते हैं, अभी आपको बताया था, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहते हैं इसको, डिविजिबल प्रॉफिट्स। और ये किस में डिविजिबल हो जाएंगे, किस में बट जाएंगे, ये पार्टनर में बढ़ जाएंगे, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक आ जाएगा असीम और एक आ जाएगा निहार, और वो भी उनके एग्रीड रेशो में। अच्छा क्वेश्चन में एग्रीड रेशो हमें दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, देखिए कितना है, 3:2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ ये 3:2। तो इसमें बांट दीजिए 3:2 के अंदर में। चलिए बांटिए जरा, कितना आ रहा है, 1,41,000 में से 3/5, 3:2 का मतलब क्या, 3/5 और 2/5, तो असीम को मिलेगा 3/5। बताइए कितना आ रहा है, जरा निकाल के देखिए, 1,41
इंटू 3/5, ये आ रहा है 84,600। ये है निहार, सॉरी असीम का, और निहार का कितना आएगा 1,41,000 का 2/5 हिस्सा इसको मिलेगा, ये भी निकाल लीजिए। 141 का 2/5, ये आ रहा है 56,400। चलिए जी, तो दोनों का आ गया, इसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर दीजिए। ये आ गया है 84,600 और ये आ गया 56,400। ओके, यहाँ पे आप टोटल इसको दिखा दो, इस तरीके से आपने दिखाना है। थोड़ा सा नीचे हो गया, आप प्रेजेंटेशन को अच्छे से बनाना, इस तरीके से हो गया। पे एंड एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। चलिए जी, अब स्टूडेंट देखिए, जर्नल एंट्री करना बहुत ही आसान है। जर्नल एंट्री मैं आपको यहाँ पे करके नहीं बता रहा, क्योंकि जर्नल एंट्री बनाना तो कक्षा 11 में ही आपने लेजर से सीख लिया था। बस मैं आपको याद दिला देता हूँ कि करना कैसे है, ठीक है। और जब मैं आगे की क्लास में आपको और क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर मैं जर्नल एंट्री भी बता दूंगा आपको, ठीक है ना। यहाँ मैं ध्यान दिलाता हूँ और आप खुद से होमवर्क में इसको ट्राई करना कि जर्नल एंट्री कैसे करना है। आप में से बहुत स्टूडेंट बड़े आराम से जर्नल एंट्रीज पास कर लेंगे, क्योंकि आपने क्लास 11 में बड़े अच्छे से सीखा था। क्या करना होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में जो जो ट्रांजैक्शन है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट में लिखोगे, और टू निहार कैपिटल, टू निहार कमीशन, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल, और जो भी क्रेडिट साइड में आ रहा है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। और पहले क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद आ गया, ऐसे लेजर से जर्नल बनाना आपने सीखा हुआ है। आप बना के देखना, मैं आपको ये होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। आप ये जर्नल एंट्री होमवर्क में करके देखना, और कुछ जर्नल एंट्री और आएंगी इसी के साथ में, लेकिन आप पहले इतनी करके देखना, ठीक है। मैं जर्नल एंट्री नेक्स्ट क्लास में जब और क्वेश्चन कराऊंगा फर्दर कॉन्सेप्ट के साथ में, अभी हमें क्वेश्चन और करने हैं इसके, वो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उसके साथ में मैं प्रॉपर तरीके से आपको जर्नल एंट्री भी बताऊंगा, ठीक है। वहां पर हम डिटेल में सीखेंगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। अभी मैंने आपको बस ध्यान दिला दिया, आप ट्राई जरूर करके देखना होमवर्क में। ओके, तो स्टूडेंट आज इतना रखते हैं, और आपका होमवर्क क्या है, आप टी.एस. ग्रेवाल में से क्या करना, इलस्ट्रेशन लगाना। मैं इलस्ट्रेशन बता दे रहा हूँ आपको, ये होमवर्क में कर लेना आप। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, ये हो जाएंगे आपसे। और एक्सरसाइज में जब आप आओगे तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, ये दोनों भी आप कर लोगे। तो इतना होमवर्क में कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें।